सर हेलो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आवाज आ रही बच्चों मेरी? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके, बस कम चलिए। आ रही है सर। कम आ रही है? हाँ सभी जगह कम आ रही है। ओके। तुम्हें कैसे सब जगह का पता चल गया? नहीं सर इधर बराबर है। नमस्कार नमस्कार। हाँ जय। तो बोलिए क्या बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ लगे गुरु जी? जय हो, जय हो, जय हो। अरे सर बारिश हो रही है, वो हम क्या करें, हम भीग गए। अरे, छाता क्या नहीं लेके आए थे? अरे पीडब्ल्यू वाले, अरे सर छाता उड़ा जा रहा, छाता नहीं मिला यहाँ से। वही तो सर पीडब्ल्यू वाले ने नहीं दिखा था सर इस बार। इस बार पीडब्ल्यू वालों ने छाता नहीं दिया। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम पता है सर, हम पता है घर से भी नहीं लाए थे सर। इसी उम्मीद में कि छाता मिलेगा। हाँ फिर उसके बाद घर जाके वापस आना पड़ा। अरे। हम्म। चलिए बच्चों। यूट्यूब पे वीडियो देख के आए थे ना सर क्या क्या किस चीज का वीडियो देख के आए थे? कि क्या क्या मिलता है करके, उसमें से बोतलें भी नहीं मिली, ना कॉफियाँ मिली, बहुत कुछ नहीं मिला सर। तो क्या क्या मिलने का प्रॉमिस हुआ था बताओ? उसमें सर बैग था, 2 टी-शर्ट थी और कॉफी, नोटबुक थी और जो हमारे टीचर होते हैं उनके स्टिकर्स थे, और उनमें से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा तो। पेन भी थे। अच्छा। और पैसा ऐसा पूरा दे दियो कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि पैसा पैसा तो नहीं? सर उसी उसी दिन दे दिया था सर, बिना मिस्टेक में। अच्छा अच्छा, उसी दिन दे दिया था, फिर भी नहीं मिल पाया है? हाँ अरे पता नहीं, कह रहे हैं इस बार नहीं आया, इस बार नहीं आया। अच्छा अच्छा। फिर बाकी बच्चों आज कहा कि पूछ लो, हाँ। हमने कहा कैसे पूछेंगे, तो आज आपने मौका दे दिया। सही नहीं मिला है। बैग अच्छा, जिन लोगों को मिला उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी, तुम लोग बता दो, मैं जब मीटिंग होगी अगली बार तो मैं रिकमेंड कर दूंगा ये सारे सजेशन। बैग अच्छा नहीं है? सर बैग फट जा रहा है सर, 5 कॉपियों से ज्यादा नहीं आता। अरे तो मतलब कैसे, मतलब मतलब जो सिलाई खुल गई है या कपड़ा ही जिस कपड़े से बना वही फट गया? सर चाइना एक्सपोर्ट है, सर चाइना से हो रहा है। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि हाथ में आदमी किताब लेके आए? और क्या, ऑब्वियसली। अरे तुम लोग इतना नहीं डरा वरा करो। जब नहीं है बैग तो अब क्या करोगे? लेकिन ऐसा तो नहीं तुम लोग के घर में चूहा हुआ काट लिया हो, ऐसा तो नहीं है भाई? नहीं नहीं मैं चेक कर, अरे हमने पिछली बार की वीडियो से कंपेयर किया ना, हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, बैग के साइज भी छोटे होते जा रहे हैं। तो, तो लोग कितना अच्छा, पिछले जो बैग मिला था उससे साइज भी कम है इस बार, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं सर है। सर वीडियो ये दिखा रहे थे कि एलन की छाता से बड़ा है पीडब्ल्यू का छाता, और हमने वापस आए थे। अरे भाई। छाता ही नहीं मिला। तो एक सेंटर में नहीं मिला होगा, बाकी सब जगह तो मिला होगा। बाकी सेंटरों में नहीं मिला है। अच्छा। मतलब कहीं भी नहीं मिला छाता। सर आके ये बोला कि पिछली बार तो दिखा रहे थे एलन की छाता से बड़ा घंटा कुछ नहीं मिला, कहीं नहीं मिला छाता सर। ठीक है। सर हमें भी छाता ही नहीं मिला, हमारे से वीडियो आते हैं, यहाँ बहुत बारिश हो रही है मुरादाबाद में। ठीक है, देखो। दूसरा छाता अलाउ नहीं है। अच्छा, दूसरा छाता लेके टहल नहीं सकते? ऐसा थोड़ी है यार, पीडब्ल्यू का पूरे उसमें पूरे सिटी पे कब्जा थोड़ी है कहीं और। दूसरी मिल रहा है, वो अच्छा लगता है। दूसरी कोचिंग वाले को छाता देने को तैयार थे, तो यहाँ लाके ड्यूटी लगता है ना। अरे भाई, ड्यूटी लगा के दे देते हैं। दूसरी कोचिंग का लेके अपने पीडब्ल्यू में आ गए। अरे नहीं नहीं, सुनो तुम लोग, तुम एक ये सब मत सोचा करो, तुम लोग की सेफ्टी और तुम लोग अपना ध्यान रखो सबसे पहले। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, ठीक है? छाता होना चाहिए तुम्हें जो बारिश से बचाए। और कोई कुछ कहे तो कह देना भाई कि भीगते हुए थोड़ा ही आएंगे। नहीं सर ये प्राइमरी था सर, ये सर दिलवा देनी है, यूट्यूब पे वीडियो तो तुम आप लोग देखोगे ना, कंपैरिजन वाली वीडियो, तो तब पीडब्ल्यू वाला था कि ऑल कुछ भी मैटर नहीं है, छाता मैटर है बस, बाकी सब सही है। तो भाई देखो, छाता ठीक है, छाता और बैग मिल जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी हैं। मैंने भी डाली सर यूट्यूब पे वीडियो, पर मैंने बता दिया ये चीजें कम है उसमें। अच्छा, तुमने फीडबैक भी दे दिया है यूट्यूब पे? सबका सबकी बैग कैसा है, छाता कैसा है? कहने वाले थे वैसे चेन भी खराब है, फिर उस टाइम जब दिखा रहे थे तो चेन ही नहीं लग रही थी, फिर मैंने कहा छोड़ो, पढ़ाई करते थे। अच्छा, चेन चेन खराब थी? चेन नहीं सही है? तो तुमने क्या बोला यूट्यूब के वीडियो में, चेन भी खराब है? मैंने कहा काफी अच्छा बैग है, काफी अच्छा बैग है, और क्या कहते हैं, फिर बेइज्जती थोड़ी कर सकते थे। हाँ, ये तुमने ठीक काम किया कि भाई, मतलब ठीक है, आपस का मामला सुधार देंगे। ठीक है। लेकिन
चलो यार, ये मुझे नहीं पता था, तुम लोग बताए हो तो कभी मौका मिलेगा तो बोल देंगे उनको कि भाई जो जो प्रॉमिस किए थे वो कम से कम वो चीजें तो मिलनी चाहिए। सबका तो अगला साल आ जाएगा फिर। खैर तुम लोग अब डॉक्टर वॉक्टर बन जाओगे तो तुम लोग, जलवा है तुम लोग का है, बड़े आदमी बन जाओगे तो छाता वाता क्या ही जरूरत है, क्यों? चलो। याद तो रहेगा मैं ये नहीं नहीं, ये सही था कि सर दूसरे दूसरा बैग भी नहीं ला सकते, ये सीरियसली है बच्चों या तुम लोग अपने से बना रहे हो ये सब? अच्छा, अगर बैग फट गया है तो दूसरा बैग भी नहीं ला सकते हैं, वही बैग आना चाहिए। नहीं नहीं, अरे नहीं, तुम लोग इतना, ये सुनो, इतना तुम लोग मजबूरी में मत जियो, बैग नहीं सही है तो अपना अच्छा बैग लो, बारिश का मौसम है और कहीं भी मान लो फट गया बैग और गिर गई किताबें नीचे और टी-शर्ट के पीछे से जो विद्यापीठ है उससे बी हट गया है, पता है ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है वो टी हट जा रहा है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए। उसमें तो पीटी पीट रह गया। ठीक है, तो जितिज, ठीक, जितनी चीज मुझे तुम लोगों ने बताई हैं, अगली बार मेरी मीटिंग होगी, मिलूंगा मैं लोगों से तो भाई बता दूंगा कि ये समस्याएं हैं। ठीक, हाँ मतलब तुरंत तो उसका निराकरण नहीं होगा, जब वो लोग मिलेंगे मुझे तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम लोग बताने से फायदा ये है कि ठीक है, जब मिल जाए तो तुम लोग ले लेना मन। अच्छा मिलेगा जब तो तुम लोग मना कर दोगे क्या कि अब तो बारिश खत्म हो गई, अब मत दीजिए छाता बैग वैग ये सब? ले तो लोगे ही ना, लाल लाओ दो, ले तो लोगे ही, चलो। हाँ, ले तो लोगे ही, फिर चलो कहोगे कि चलो दूसरों को दे देंगे। अगले अगले साल की प्लानिंग मत करो, इसी साल निकलना है भाई। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ बच्चों, मैंने कोई लास्ट में हेडिंग डलवाई थी क्या आपको किसी चीज की? हाँ बोलिए बोलिए। इस बार तो मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी नहीं दिए उन्होंने। सॉल्यूशन बुक भी नहीं दी। एक ही है बेटा, एक ही है, तुम लोग डरो मत, एक ही क्लास पढ़ो। हाँ हाँ, कुछ लोग तो घबरा गए, आए नहीं कि एक आदमी पकड़ के दो दो क्लासेस, एक है एक है एक। अच्छा, कल क्लास में जाते जाते कुछ हेडिंग डलवाई थी क्या बच्चों मैंने, कुछ ऐसा? मैं भूल गया हूँ कि कहाँ से कंटिन्यू करना। हेडिंग नहीं डलवाई थी? अच्छा, सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशन, हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। तो हाँ, मैं थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जहां से हम लोगों ने कल की क्लास में खत्म किया था उसी को थोड़ा सा एक रिकैप दूंगा और एक आध सवाल आप लोगों को कराना है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी सारे तुम लोगों ने डाउट्स पूछे थे, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, मैंने आपको 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए बताए। जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे तो और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको पॉइंट चार्ज की वजह से, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, शेल, स्फीयर, इनफाइनाइट वायर, उन सब की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल फील्ड से इतने सवाल नहीं बनते कोई वायर के उसमें, तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए केवल 3 ही का बताया जा रहा है जिससे सवाल बनते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको मैंने 3 चीजों के बारे में बताया था। एक तो आपका पॉइंट मास की वजह से बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे दूरी पे है, -gm/r। ठीक है, और अगर इसका आप बच्चों ग्राफ, पता नहीं हम लोगों ने खींचा था कि नहीं, अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और कैसा दिखेगा v वर्सेस r का ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह से दिखेगा। हेलो सर, हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है सर, माइक टेस्ट कर रहा था। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। पॉइंट मास के लिए -gm/r लिखेंगे, और फिर आता है आपका शेल। शेल के लिए बच्चों बाहर के पॉइंट पे कितना लिखेंगे? शेल के लिए बाहर वाले पॉइंट -gm/r, और अंदर वाले पॉइंट पे हाँ -gm/रेडियस। बच्चों ध्यान रखिएगा, कैपिटल R मतलब रेडियस कांस्टेंट रहेगा, बाहर एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि पॉइंट मास। तो अगर इसका कर्व खींचेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। वेरी गुड। और कैसा दिखेगा? पहले स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ हाँ उसके बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल, पहले स्ट्रेट लाइन होगा और फिर बाद में ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। इसमें भी देखेंगे बच्चों कि अगर ये r बराबर r है तो मतलब सरफेस के बाहर फिर पोटेंशियल आप साइन के साथ देखें तो पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, 0 की तरफ जाएगा, और बाकी कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करी थी। सॉलिड स्फीयर मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, ठीक है। एक तो बाहर कैसा आएगा बच्चों, बाहर आउटसाइड स्फीयर
माइनस जी एम बाई आर। तो आप एक चीज अगर गौर करेंगे तो पॉइंट मास के लिए, शेल के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए, सबके लिए जो बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अंदर अगर कोई पॉइंट लेंगे सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आ जाएगा, किसी को याद है क्या बच्चों, कल मैंने बताया था, थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और इसमें अगर हम लोग कर्व खींचेंगे तो फिर से एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, लेकिन कर्व थोड़ा सा पहला कैसे दिखेगा, पहला हाँ हाँ गड़बड़ बता रहे हो थोड़ा सा, आप जो स्ट्रेट लाइन बता रहे हैं वो फील्ड के लिए बता रहे हैं, हाइपरबोला सही बात है, लेकिन हाइपरबोला बाद में आएगा, क्योंकि ये बाहर के लिए, अंदर के लिए कैसे बताया था मैंने, कुछ याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पहले पैराबोला जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से जाएगा, और यहाँ के बाद फिर हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा, है ना? और सेंटर पे जो वैल्यू 0 होती है क्या पोटेंशियल की, सॉलिड स्फीयर के? नहीं होती है। ये वाला हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये पैराबोला। सेंटर पे वैल्यू कितनी होगी बच्चों, अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 3gm अपॉन 2r हो जाएगी, यहाँ पे r बराबर 0 रख देंगे तो ये ठीक है। अब इसमें देखिए बाहर, देखिए तो तीनों का कॉमन है, तो आपको बाहर वालों में तो परेशान नहीं होना है। पॉइंट मतलब पार्टिकल है, पॉइंट मास है, तो उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं, अंदर बाहर वो तो सब सेम ही है। शेल है तो अंदर कांस्टेंट रहेगा माइनस जी एम बाई आर, और सॉलिड स्फीयर है तो माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब, ब्रैकेट के अंदर 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ग्राफ याद रख लीजिएगा तीनों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा बच्चों इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल है, या जितने भी सारे पोटेंशियल पढ़े हैं उनके फॉर्मूले वैलिड कहाँ होते हैं। देखिए कल जब डिस्कशन हो रहा तो मैंने बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल, वीबी माइनस वीए, जहां पे वीबी होगा जहां पे आप पार्टिकल को ले जा रहे हैं, वीए जहां से आप पार्टिकल को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और इतना ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, और माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक है। अब जैसे कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, एक पार्टिकल इधर है मास m का, एक पार्टिकल इधर है मास m का, एक पार्टिकल इधर है मास m का, ठीक है। तो मैंने इस पे एक सवाल भी लिया था कि अगर यहाँ पे हम लोग एक पार्टिकल लाना चाहें m मास का, और आपसे सवाल में पूछ दे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता दीजिए कितना करना होगा, अगर हम इन्फिनिटी से एक पार्टिकल ला के यहाँ पे रखें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों क्या तरीका बताया था, कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसको बता दीजिए बस कि सर ऐसे सोचेंगे, बाकी ठीक है, ठीक है, ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर बिल्कुल सही है। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो 0 होता है, तो कुल मिला के हम लोग ये बोलेंगे जो मास ऑफ पार्टिकल इनटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट थे, इतना ही वर्क करना पड़ेगा। बताइए ठीक है बच्चों? एम मास को इस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। कल ये शायद मैंने आपको सवाल कराया था, और ट्रायंगल वाला फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था, ठीक है। तो जितना ये वर्क करना पड़ेगा बच्चों, यही इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जब ये पार्टिकल था तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, यहां आ गया तो इतना वर्क करना पड़ गया, और जितना वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब बच्चों, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना चाहते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप चेंज निकालना चाहते हो, या किसी पॉइंट पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, तो उस पार्टिकल के मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए उस पॉइंट पे की पोटेंशियल से, तो उस पॉइंट पे पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे इस पार्टिकल का मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, या सवाल में पूछ दे कि बताइए कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, या पार्टिकल पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, तो मास का उस जहां पे पार्टिकल ला रहे हैं उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये वर्क डन आ जाएगा एक्सटर्नल, और जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉइंट पे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, तो उस मास का उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस पार्टिकल का उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब यूजफुल कहां होता है, मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूं इसका।
जैसे कल मैं आपको एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, एस्केप वेलोसिटी का, ये सब बच्चों हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई नई चीज अगर आप देखना चाहते हो तो बस यही है कि किसी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल का पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस पॉइंट पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब इसका यूटिलिटी देखिए, मैं थोड़ा सा यही समझा देता हूँ कि किस टाइप के सवालों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए कि मैं ऐसा दे दूं आपको, ऐसा बोल दूं कि अर्थ है, ठीक है, और अगर अर्थ के सरफेस से बच्चों अगर हम कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं और हम चाहें कि वो इंफिनिटी तक चला जाए, वापस ना आए, तो कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी? फॉर्मूला याद है क्या तुम लोग को? बोलिए बोलिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, पर फॉर्मूला क्या रहेगा उसका? अंडर रूट 2 GR, बिल्कुल, ठीक है बच्चों। ये तो सरफेस से हो गया। अगर मान लीजिए मैं सरफेस के अंदर यहां से प्रोजेक्ट करूं तो भी क्या बच्चों सेम फॉर्मूला होगा या फिर बदल जाएगा या कुछ और होगा, या सेम लिख सकते हैं? सवाल ये है कि जैसे सरफेस से फेंक रहा है, इंफिनिटी भेजना है, तो स्केप स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट 2 GR है। अब इस सरफेस से नहीं फेंकना है, अब R/2 डेप्थ से फेंकना है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कम से कम कितनी स्पीड दें? हाँ, चेंज है। फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, यहां की एनर्जी लिखनी पड़ेगी और इंफिनिटी की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के उसको बेसिक सवाल हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहां की एनर्जी लिखोगे ना पार्टिकल की, तो यहां पे पार्टिकल के पास दो एनर्जी होंगी। एक तो आप पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि अर्थ के पास रखा हुआ है, ठीक है। और अच्छा, इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा, G m1m2/r नहीं रखिएगा, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है, देखिए ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे r की जगह आप R/2 रखेंगे, सेंटर से इसकी दूरी R/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल आएगा, उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, वो लिखिएगा। तो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी और इंफिनिटी में टोटल एनर्जी, उनको इक्वेट करिएगा तो जाके स्केप स्पीड आएगी, ठीक है। चलिए तो मैं इसको दे देता हूँ आपको सवाल हल करने के लिए, 5 मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं होता है तो मैं समझाऊंगा। हाँ नहीं 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 नहीं, क्योंकि अलग अलग होती है ना जी की वैल्यू हर पॉइंट पे, वो नहीं वैलिड नहीं होगा कि r की जगह R/2 रख दे। वो फिर ऐसा हो जाएगा कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लेनेट की अर्थ के बराबर है, पर उसका जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस का आधा है, तो वहां की सरफेस से कितना भेजें, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं लगा सकते। बच्चों मैं एक सवाल देता हूं आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। सवाल कुछ ऐसा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप लोग सारे कर लेंगे इसको सॉल्व, इट्स ऑल राइट, अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, बस चूंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस थ्योरी को अप्लाई कर लीजिए, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा। बच्चों अर्थ का ये अर्थ है, मास m, रेडियस r, और इसके बीचों बीच एक टनल हम लोगों ने निकाली है, ऐसे बीचों बीच टनल है, और सेंटर से R/2 दूरी पे एक पार्टिकल है। हमसे सवाल में पूछा रहा है कम से कम कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि पार्टिकल इंफिनिटी चला जाए, कम से कम कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि पार्टिकल इंफिनिटी चला जाए, मतलब यहां से एस्केप स्पीड बतानी है, कम से कम कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि पार्टिकल इंफिनिटी चला जाए। कोई बात नहीं बच्चों, आप ट्राई करिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है,
ठीक है, कम से कम कितनी स्पीड दें कि वो इन्फिनिटी पहुंच जाए? बोलिए बोलिए। सर 2 अंडर रूट जीएम बाई आर। 2 अंडर रूट जी एम बाई आर, ओके, जैसे मेरा भी है। यही आ रहा है 2 अंडर रूट जी एम बाई आर। जैसे ठीक, चलिए ठीक है, कोई नहीं, डिस्कशन करते हैं बच्चों। मैच करिएगा, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट सही लिखे होंगे इसका मतलब फिजिक्स वाला पार्ट सही है आपका, फिर कैलकुलेशन तो ठीक है। देखिए कम से कम कितनी स्पीड दें कि जस्ट इन्फिनिटी पहुंच जाए, इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पे पहुंचने पे उसकी स्पीड 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि जस्ट इन्फिनिटी पहुंचाना है, तो इन्फिनिटी पहुंच जाए, बस हो गया, काम हो गया। और इन्फिनिटी पे देखिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती ही। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर देंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों जब लिख रहा हूं तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, हाफ mv² अगर m मास है पार्टिकल का, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका मैंने बताया कि आप पार्टिकल का मास लिख दीजिए और उस पॉइंट पे उसका जो पोटेंशियल है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना, उसको मास से मल्टीप्लाई करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी पॉइंट P पे विद इन सॉलिड स्फीयर इट इज माइनस ऑफ gm अपॉन 2r³ ब्रैकेट के अंदर 3r² माइनस स्मॉल r²। स्मॉल r सेंटर से दूरी होती है, तो इस केस में सेंटर से दूरी r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा जरा, माइनस gm अपॉन 2r³ एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर की चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए 4। जैसे 4 लेंगे बच्चों तो ये 12 बन जाएगा, 12 माइनस 1 r² चला जाएगा तो 11 r²/4 बचेगा। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो r² से कैंसिल होके r² से ये कैंसिल हो जाएगा तो r बचेगा केवल, तो ये बन जाएगा माइनस gm अपॉन 8r, ठीक है, 4 इंटू 2 8r, ऊपर 11 बन जाएगा, तो माइनस 11 gm अपॉन 8r, ये पोटेंशियल पॉइंट पी का है। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो जब पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी, माइनस 11 gm अपॉन 8r, ये इनिशियल हो गई। और फाइनल में देखिए काइनेटिक भी 0 है, पोटेंशियल भी 0 है, तो इनिशियल बराबर फाइनल करना है, ठीक है, और फाइनल तो आप सबको पता है बच्चों ये 0 है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ mv² माइनस 11g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8r। देखिए स्मॉल m को हटा दीजिए और यहां से लिख सकते हैं आप v²/2 बराबर 11gm अपॉन 8r। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच्चों 4 बच जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 11gm अपॉन 4r। ये आएगा आंसर। अब कुछ बच्चे आप लोग थोड़ा सा अलग बता रहे थे, तो मुझे बता, अगर आप डिस्कशन करना चाहें कि सर हमने ये लिखा था या हमारी गड़बड़ी क्यों हुई, या आप लोग को समझ में आ गया है कि सर जो भी आप मतलब थॉट प्रोसेस कुछ शेयर करना चाहे आप अपना, कि सर मैंने ऐसा किया क्यों गलत हो गया, ऐसे नहीं सोच सकते क्या? क्वेश्चन ही गलत समझा था, मतलब ऐसे हाँ सिंप्लीफिकेशन कर दिया था, तो फिर फाइनल पे 0 ले लिया था दोनों, और फिर इनिशियल में ऐसे मतलब हाफ mv² प्लस mgh वाले फॉर्म में से कर दिया था, तो फिर 2 अंडर रूट gm बाई r आ रहा था। नहीं तो जो आपने नहीं क्वेश्चन कराया था कर दिया परसों में, तो इसमें आपने यहाँ पे mgh रख दिया था क्या ऐसा? यस सर उसकी जगह पे मतलब ये पोटेंशियल ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाया था। ओके ओके ओके, पर आपको समझ में आया कि वो mgh क्यों नहीं लिख सकते, वो क्लियर है आपको? यस सर। और कोई बच्चों? हाँ हाँ बोलिए। सर यहाँ पे ये एम बी पे क्यों नहीं है पोटेंशियल, वो वाली भी ये इस पॉइंट की पोटेंशियल लिया है, मतलब कि आपने जो लगाया ना एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा है, काइनेटिक प्लस कर रहे हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये कैसे हो गया, मतलब एम भी लिखा है ना आपने? हाँ m मास हो गया इस पार्टिकल का और ये उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, तो मास को अगर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पार्टिकल की उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
यही मैं आपको समझा रहा था। सर जो सर आपने सबसे ऊपर जो फॉर्मूला देखा है वो पोटेंशियल क्या है? वो पोटेंशियल स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है। ये जो फॉर्मूला है ये स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जीएम अपॉन 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस r²। तो स्मॉल r सेंटर से दूरी है, तो यहाँ पे सेंटर से दूरी r/2 है, तो वो रख देंगे। तो जब r/2 रखेंगे तो r²/4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो -11 gm/8r आ जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। उसके पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पॉइंट पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। और कुछ कुछ किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या ऐसा आपने क्यों कर दिया, पूछ सकते हैं। बस चेंज कर दूं स्लाइड, लिख लिया सबने? अभी नहीं सर। लिखिए लिखिए। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, जो स्पीड आई मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में लिखना चाहें, तो देखिए ऐसा हो जाएगा, 11/4 को अलग लिख लेते हैं, gm/r है, तो r से नीचे मल्टीप्लाई, r से ऊपर मल्टीप्लाई, तो देखो ये g बनेगा। तो अब यहाँ पे स्केप स्पीड हो जा रही है 11/4 और gr। यहां से बच्चों स्केप स्पीड सरफेस के कंपेरेटिवली कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, क्या लग रहा है? मतलब यहां से स्केप करना मुश्किल है या सरफेस से स्केप करना मुश्किल है? दोनों की स्केप स्पीड अगर आप लोग इस जगह पे ज्यादा आ रही है, यानी स्फीयर के अंदर से स्केप करना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई इसका लॉजिकल रीजन कुछ सोच पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा कि सरफेस के अंदर से स्केप कर पाना? आवाज नहीं आ रही नवाजी साहब की बिल्कुल भी, बहुत बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो। आ रही है? हाँ अब आ रही। हाँ हाँ हम कह रहे हैं कि जितना सेंटर से दूर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती रहती है, हाँ हाँ जितना उसके पास आएंगे वो ज्यादा होगी, क्योंकि हम यहाँ पास से सेंटर के पास से फेंक रहे हैं, तो हाँ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा नहीं होगी, हम्म। तो इस वजह से ज्यादा। डन सर। मैंने इसमें वो आता है डाउट बोला है, क्योंकि जितना हम सरफेस से नीचे जाएंगे तो कम होती है, सरफेस से दूर जाएंगे तो कम होती है, या तो हम सरफेस से अंदर आ रहे हैं तो कम होनी चाहिए जी वैल्यू। जी की वैल्यू सरफेस के अंदर जाने पे कम होती है, मतलब सरफेस पे मैक्सिमम है, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम है, तो वो वाला एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है कि सरफेस पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। देखिए इसका आंसर हम लोग पोटेंशियल से दे सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से दे सकते हैं। जैसे ये ग्राफ अगर आप देखें ना पोटेंशियल का, ये ग्राफ, तो यहां पे जैसे सेंटर पे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जैसे सरफेस से आप फेंकते हैं तो √2gr आता है, ठीक है, 2 मिनट थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, मैंने भी अभी देखा रिजल्ट तो सोचा कि थोड़ा सा। हाँ तो मैं एक एक्सप्लेनेशन दूं? हाँ हाँ बताइए बताइए। तो जैसे यू है कि जब हम हाँ। वो है ना डेप्थ पे, तो डेप्थ
जी की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, फिर सरफेस के ऊपर जाने के बाद वो घटेगी। तो अगर हम जब सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जी की वैल्यू सीधा घटती चली जाती है, लेकिन जब हम इसे डेप्थ से फेंकते हैं तो पहले बढ़ेगी उसके बाद घटेगी, तो क्या ज़्यादा बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम बच्चे आपका जो जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया अभी? तो भूमिका। भूमिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, मैं पोटेंशियल एनर्जी समझाता, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इन्होंने एक बढ़िया दिया जवाब कि सर यहां तक जी बढ़ेगा ना और उसके बाद जी घटेगा। तो जब आप यहां से फेंकते हैं ना तो ऑलरेडी आप उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप यहां से फेंक रहे हैं तो ऑलरेडी आप उस अट्रैक्शन को ओवरकम कर चुके हैं, क्योंकि यहां से जाते जाते जी बढ़ेगा, है ना, तो उस बढ़ते हुए जी को टैकल करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए स्पीड ज्यादा देनी पड़ती है। और एक बार सरफेस क्रॉस कर गया तो फिर तो जी घटेगा, है ना। तो जब आप सरफेस से फेंकते हो तो एक्चुअल में वो यहां के बाद तो जी घटने लगे ना, उसको ये एक्स्ट्रा टैकल नहीं करना पड़ेगा जहां पे जी की वैल्यू या अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन। एक और तरीके से आप सोच सकते हैं बच्चों कि इस तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जैसे ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे कम है, मिनिमम है, यानी यहाँ पे पार्टिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी मिनिमम होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे r/2 पे आपसे पूछ लिया तो एज कंपेयर टू r यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी और कम है। अनबाउंड करने के लिए सिस्टम को आपको जीरो तक पहुंचना है, तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा निगेटिव हैं एज कंपेयर टू ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कम निगेटिव है, यहाँ पे ज्यादा निगेटिव है। सबसे ज्यादा सेंटर से देनी पड़ेगी, सेंटर पे बहुत ही ज्यादा आप निगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सेंटर में बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे सरफेस से कम, क्योंकि उसके बाद मतलब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कम निगेटिव है। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव मान लेते हैं समझाने के लिए -100 जूल है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी 100 जूल देनी पड़ेगी ताकि वो फ्री हो जाए। यहाँ पे -50 जूल है तो आपको यहाँ पे 50 जूल देनी पड़ेगी ताकि फ्री हो जाए। यहाँ पे -25 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको +25 काइनेटिक देनी पड़ेगी ताकि वो फ्री हो जाए। तो यहाँ पे 50 काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, 50 जूल, क्योंकि -50 पोटेंशियल, 50 काइनेटिक देंगे, तो यहाँ पे एज कंपेयर टू ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 25 ही जूल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी। ऐसे भी समझा सकते हैं, बाकी वो वाला एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया है। गुड, चलिए और थोड़ा सा मैं बच्चों इसी में अब लेकिन थोड़ा सा इसका वेरिएशन करता हूँ। एक और सवाल, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है, बस मैं इस बार अंदर से प्रोजेक्ट कर रहे थे, इस बार सरफेस के बाहर से प्रोजेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस बार ज्यादा बच्चों के सही आंसर आएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए पार्टिकल को हम लोग बच्चों यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं सरफेस के बाहर से, और जो दूरी है वो r/2 है, सरफेस के बाहर r/2 है, मास ऑफ अर्थ m है, रेडियस r है, और यहां से प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कुछ स्पीड ve मान लेते हैं, आपको वैल्यू बताना है स्केप स्पीड कितनी होगी सरफेस से r/2 दूरी पे, रेडियस r है। बताइए सरफेस से r/2 दूरी ऊपर है पार्टिकल, कितनी स्केप स्पीड देनी चाहिए ताकि पार्टिकल वापस ना आए, कम से कम स्केप स्पीड। हाँ जो आप लोग जवाब दे रहे थे मैं सुन नहीं पाया, बताइए बताइए फिर से बताइए। ओके, सब कुछ रूट के अंदर, ओके, सबका यही आ रहा है बच्चों, √4gm/3r। यस सर, √4gm/3r। ठीक ठीक, तो देखिए इन्फिनिटी तक आपको भेजना है ना, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो तो हमेशा जीरो रहती है, और चूंकि जस्ट वहीं तक पहुंचाना है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए, यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए तो वो बच्चों जो है वो जीरो के बराबर है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इनिशियल काइनेटिक लिखनी पड़ेगी और इनिशियल पोटेंशियल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक हाफ mv² और इनिशियल पोटेंशियल लिखा जाएगा तो प्लस m, क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो माइनस gm अपॉन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने यहाँ पे माइनस gm अपॉन r में r क्या रखा है? सेंटर से दूरी रखेंगे, बिल्कुल, तो यहाँ पे 3r/2 रखा जाएगा, ठीक है बच्चों, r/2 नहीं रखेंगे, सेंटर से दूरी रखते हैं तो माइनस मतलब 3r/2 रखेंगे। m से m कैंसिल कर दीजिए बच्चों, v²/2 कर देंगे और ये बन जाएगा -2gm/3r बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो v की वैल्यू आ रही है √4gm/3r। बच्चों ये हमारी जो सरफेस पे स्केप स्पीड से उससे कम आनी चाहिए, उससे ज्यादा आनी चाहिए, मतलब ऐसे लॉजिकल अगर आप सोचे कम आनी चाहिए, बिल्कुल। और देखेंगे तो आप बच्चों कम ही आ रही है, 4/3 GR आ रही है ना, तो ये 1.3 GR ऑलमोस्ट, जब सरफेस से फेंकते हैं तो 2 GR आती है। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, केप्लर्स लॉज। केप्लर्स लॉज अगली हेडिंग। और अगर कोई डिस्कशन करना चाहे कितने लॉज थे, क्या क्या लॉज थे, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। 3 लॉज हैं। ओके ओके ओके, सबसे पहले ये एक एक करके डिस्कशन बच्चों, देखिए 3 लॉज हैं, एकदम सही है। पहला कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, तो इसमें कोई बताना चाहेगा बच्चों कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या होता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बताइए। हाँ हाँ बोलिए। स्लाइड बैक कर दो। ओके हाँ चलिए तब तक हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए। हाँ पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। कोई बताना चाहे बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं? बताइए। सारे प्लैनेट्स एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ठीक है। और कोई बच्चों कुछ ऐड करना चाहे इसमें? हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ एक सेंटर सन होता है, ओके। और कोई कुछ बताना चाहे? ठीक है, 2 पॉइंट्स आए बच्चों की, एक तो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और दूसरा कुछ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि सन कह रहे हैं कि एक सेंटर। और कोई कुछ बताना चाहे? ठीक धन्यवाद। चलिए बढ़िया, 2 चीजें आई हैं, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा तो ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, फिर दूसरा होता है लॉ ऑफ एरिया। तो इसमें कोई कुछ कमेंट करना चाहे कि लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, कैसे होता है? इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन मतलब कौन, अगर थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, कौन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है? प्लैनेट, ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स। ये क्या होता है बच्चों, लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है? हाँ बिल्कुल, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखिए 3 लॉज होते हैं, ठीक है, 3 लॉज होते हैं केप्लर के। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा लॉ ऑफ पीरियड्स है। एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ये मेन हेडिंग डालने के बाद लिख लीजिए 3 लॉज हैं, ठीक है, तीनों के नाम लिखिए और सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं और उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आइए पहला बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा समझते हैं बच्चों। इसमें पहला जो लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये कहता है कि ऑल प्लैनेट्स अराउंड सन रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट।
बच्चों एलिप्स थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग है क्या कि एलिप्स कैसा दिखता है? कोई बताना चाहेगा एलिप्स कैसा दिखता है? हाँ, एग शेप्ड, बिल्कुल, है ना? एग शेप्ड होता है जो स्ट्रक्चर, जैसे सर्कल जो है वो एलिप्स का आप ऐसा कह सकते हो कि एक स्पेशल केस है ना? कुछ इस तरह से बच्चों एलिप्स दिखता है, ये एलिप्स है, ठीक है, ये एलिप्स है। ये जो ओरिजिन है बच्चों, ये इसका सेंटर कहलाता है, ठीक है, एलिप्स का सेंटर कहलाता है। और इसमें बच्चों दो फोकस होते हैं, एक होता है ये फोकस, इसको बोल दीजिए F1, और एक फोकस इधर होता है, इसको बोल दीजिए आप F2। दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो पहला जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है वो कहता है कि ऑल प्लैनेट्स अराउंड सन रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, all planets around sun revolve in elliptical orbits such that sun acts as one of the foci। मतलब फोकस दो होंगे, एक तो ये फोकस होगा, एक ये फोकस होगा, तो इन दोनों में से एक जो है फोकस की तरह एक्ट करता है सन। तो ऑल प्लैनेट्स अराउंड सन रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, सच दैट सन एक्ट्स एज वन ऑफ द फोकाई। फोकाई फोकस का प्लूरल है, फोकस एक फोकस, और अगर एक से ज्यादा है तो फोकाई। तो विद सन एक्ट्स एज वन ऑफ द फोकाई, तो सन हमेशा एक फोकस की तरह एक्ट करता है और सारे पार्टिकल जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अब बच्चों इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, आप लोगों ने शायद आपको किसी को याद हो बच्चों, जो सन से मैक्सिमम दूरी पे पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है क्या? एपोजी। हाँ, एपोजी, ठीक है। ए इसको याद कैसे रख सकते हैं बच्चों? ए फॉर अवे, अवे मतलब दूर, एपोजी। और इस वाले पॉइंट को किसी को कुछ याद हो जो पास में रहता है? पेरीजी। अब इसको याद करने के लिए बच्चों ऐसा है कि चूंकि पास में है, आप ऐसा याद रख सकते हो, पास में है तो पेरीजी, अवे है तो एपोजी। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बच्चों सन से लेकर ये जो फारदेस्ट पॉइंट को, इसको मैं बोल देता हूं आर मैक्स, और ये जो सन से क्लोजेस्ट दूरी है इसको मैं बोलता हूं आर मिनिमम, ठीक है। तो बच्चों देखिए आर मैक्स जो होता है ये बराबर होता है a टाइम्स 1 प्लस ई। घबराइए नहीं, मैं सारा समझाता हूं इसमें जो जो टर्म्स लिखे होंगे। और आर मिनिमम जो होता है वो होता है a टाइम्स 1 माइनस ई, ठीक है। सर ये a क्या है, e क्या है? देखिए जो एलिप्स है बच्चों आप देख रहे होंगे इसके पास दो एक्सेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो एक्सेस हैं? एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस है और एक वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। मतलब एक एक्स एक्सिस में ऐसा है ना, और एक वाई एक्सिस है। तो देखिए जो सेंटर से ये वाली दूरी है, ध्यान से देखिएगा, सेंटर से ये वाली दूरी, इसको बोला जाता है ए, ठीक है। ए कहलाता है बच्चों सेमी मेजर एक्सिस, ए कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस। सर सेमी मेजर एक्सिस मतलब क्यों? देखिए दो एक्सिस है ना, एक तो ये एक्सिस हो गई और एक ये एक्सिस हो गई। तो सेमी मतलब क्योंकि आधा है, ये पूरी एक्सिस है उसका आधा है ए, इसलिए सेमी, सेमी मतलब आधा। और कौन किसका आधा? मेजर एक्सिस का। ये मेजर एक्सिस है इसलिए उसका आधा। और ये बच्चों अगर ये मेजर एक्सिस कहलाएगी बच्चों, ये वाली कौन सी कहलाएगी? ये जो ऊपर की तरफ है माइनर एक्सिस। तो इसकी जो आधी दूरी होती है ये वाली, इसको बोलते हैं बी, ठीक है। तो बी हो जाता है आपका सेमी माइनर एक्सिस। माइनर इसलिए क्योंकि छोटी होती है लेंथ में, ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस। तो एक मेजर एक्सिस हो गई, एक सेमी माइनर एक्सिस हो गई। उसके बाद ई क्या कहलाता है? ई होती है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, मैं बताता हूं आपको क्या क्या चीजें याद रखनी बस, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो अच्छा है। इसेंट्रिसिटी, इलिप्स के लिए बच्चों इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। ओके, तो आर मैक्सिमम होगा a टाइम्स 1 प्लस ई और आर मिनिमम होगा a टाइम्स 1 माइनस ई। आर मैक्सिमम मतलब ये वाली दूरी, मतलब सन से लेकर जो फारदेस्ट यानी एपोजी वाली दूरी है वो 1 प्लस ई होगा, और जो लीस्ट पेरिजी वाली दूरी है वो 1 माइनस ई होगा। ये फॉर्मूला देख के ही समझ में आ रहा हो बच्चों, जुड़ जाएगा तो दूर हो जाएगा, घट जाएगा तो पास वाला, ठीक है। तो आर मैक्सिमम आर मिनिमम, जो सेमी, अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो सेमी मेजर एक्सिस की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ये आपका सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है। और वैसे जरूरत तो नहीं बच्चों आपको, लेकिन b बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर होता है सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस में रिलेशन, ठीक है।
अंडर रूट ऑफ बी बराबर ए टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों पूरा डिस्कशन है। ठीक है, अब लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, जो जिससे आपके सवाल बन सकते हैं, वो ये है कि सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, विद सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, और बाकी फिर मैक्सिमम जो दूरी होगी वो a टाइम्स 1 प्लस ई होगी, मिनिमम दूरी a टाइम्स 1 माइनस ई होगी। a कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस, जो b होगा वो सेमी माइनर एक्सिस। e कहलाता है एसेंट्रिसिटी, वैल्यू 0 से 1 होगी। a की वैल्यू r मैक्स प्लस r मिनिमम बाई 2 होगी। अगर आप इसको, आपको देखिए आपके जो पेपर में ना, ये सब मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग एलिप्स शायद पहले नहीं जानते होगे, नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेमी माइनर एक्सिस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस क्या है। बाकी अगर आपको इतना बस पता है कि प्लैनेट अर्थ के, सॉरी सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं विद सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई, इतना काफी है। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं इसमें एक पॉइंट लिखवा दूंगा। क्या 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 सर ये सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के लिए वैलिड है। हाँ, मतलब हमारे, उन्होंने हमारे ही सोलर प्लान उसके लिए बोला है। बाकी और कहाँ क्या होता है क्या पता। हो सकता है कहीं पे प्रॉपर सर्कुलर पाथ हो। एपोजी को सर एपिहेलिंग भी कहते हैं। यार दूसरा टर्म तो कुछ बच्चे बोल रहे थे यार, तो कहते होंगे, मतलब मुझे एपोजी और पेरिजी पता है, बाकी और कोई दूसरा टर्म बच्चों कहते हैं क्या, एपी हेली या एपी कुछ और नाम से बुलाते हैं क्या इसको? किसी को पता है क्या बच्चों, एपीजी को और किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं क्या, एपी हेली करके? एपिहेलियन डिस्टेंस कहते हैं, मतलब सर एपिहेलियन और पेरिहेलियन कहते हैं। यस सर, अच्छा, वो पोजीशन को नाम देते हैं या दूरी को नाम देते हैं, मतलब? डिस्टेंस को कहते हैं कि मतलब एपिहेलियन डिस्टेंस है। अच्छा, एपिहेलियन डिस्टेंस है। ये पेरिजी और एपोजी पॉइंट्स हैं बच्चों, है ना, मैक्सिमम दूरी। और हमारे जो बता रहे थे कि हाँ सेंटर पे सन का सेंटर होता है, जैसे आपने फोकाई बताया था, हाँ हाँ, तो सर वो फोकाई और सेंटर सेम आ सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि फोकाई अलग है। नहीं नहीं, फोकस अलग है, फोकस अलग है। फोकस देखिए, एलिप्स का जो फोकस है ना, उसके सेंटर से अलग है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स अलग होते हैं। ये सेंटर है और ये फोकस है। तो फोकस एक्चुअल में माइनस ए ई कॉमा 0 होता है, थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। यहाँ पे जो पहला वाला फोकस होगा वो प्लस ए ई कॉमा 0 होगा। इंसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी चपटापन बताता है एलिप्स का। ठीक है, कि इलिप्स कितना चपटा होगा। जैसे इसेंट्रिसिटी जितनी ज्यादा होगी इलिप्स उतना चपटा होगा, और इसेंट्रिसिटी जितनी कम होगी इलिप्स उतना, मतलब कम चपटा होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इसेंट्रिसिटी उतना ज्यादा चपटा हुआ इलिप्स। जी सर, तो सर इंसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी सर, ए की वैल्यू ज्यादा है हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी। आप ये देखो, ये फॉर्मूले से भी देख सकते हो, जितना ज्यादा इसेंट्रिसिटी बढ़ाते जाएंगे बी कम होता जाएगा, मतलब उतना चपटा होता जाएगा। और अगर बच्चों थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओ, अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो गया तो फिर क्या बन जाएगा? अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो गया तो मतलब बिल्कुल चपटापन खत्म हो गया तो सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल, तो इसेंट्रिसिटी 0 सर्कल के लिए होती है। आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो a बराबर b आ जाएगा। यस सर, सर हो गया लिखा ये पॉइंट। लिख लिए सारे? यस सर, लिखिए। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में बता रहा हूं क्या, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, लिखिए। ऑल प्लैनेट्स, अच्छा अच्छा लिख लीजिए, फिर बोलता हूं। चलिए, जिनका रह गया बच्चों थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए, फिर वापस से लिखते रहिएगा। लिखिए, ऑल प्लैनेट्स revolve around, all planets revolve around sun, all planets revolve around sun in elliptical orbit
all planets revolve around sun in elliptical orbit. With sun as one of the foci. With sun as one of the foci. मैं रिपीट करता हूं अगर किसी का लिखना रह गया है. All planets revolve around sun in elliptical orbit with sun as one of its foci. Foci मतलब FOCII. FOCUS सिंगुलर, उसका प्लूरल फोकाई. बोलिए फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया. हाँ एकदम. विद सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई. चलिए देखता हूँ बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ मेरे पास सवाल होगा तो पूछते हैं. देखिए बच्चों, एक सवाल पढ़िए, चारों स्टेटमेंट्स. Planet is revolving around the sun in an elliptical orbit as shown in the figure. Select the correct alternatives. तो more than one हो सकता है बच्चों, ठीक है. Its total energy is negative at D. क्या कहते हैं बच्चों, इसकी टोटल एनर्जी निगेटिव होगी D पॉइंट पे. सही गलत या नई जानकारी, या मतलब कुछ भी आप कमेंट करना चाहें. टोटल एनर्जी एट D इज नेगेटिव कह रहा है. सही बात है गलत बात है? ये सन हो गया और ये प्लैनेट हो गया आपका. तो D पे कह रहा है जो प्लैनेट की टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है. वैसे बता सकते हैं बच्चों, इतना डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है कि इसका आंसर आप दे सकते हैं. सही है गलत, क्या लग रहा है आपको? कारण कोई बताना चाहे? सही है, एकदम ट्रू है स्टेटमेंट. कारण ये कारण नहीं, एक बच्चे कुछ और बीच में बोल रहे थे. बोलिए. सही बोल रहे हैं आप. बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है. अगर इनके बीच की दूरी इनफाइनाइट हो जाए तो फिर टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी. कोई भी बाउंडेड सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है. जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है. याद आ रहा है थोड़ा बहुत? तो वैसा ही है. मैं अभी सैटेलाइट्स आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगी. तो इस वजह से यहां पे टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी. ये स्टेटमेंट ट्रू है. इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. पार्ट जो प्लैनेट है इसका एंगुलर मोमेंटम सन के चारों तरफ घूमते हुए कांस्टेंट है. ट्रू फॉल्स? ये भी मैंने आपको बताया था पहले शायद टॉर्क समझाते समय जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझा रहा था. तो देखिए एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स सन से पास होगा तो टॉर्क ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट सन इज जीरो. दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अगला वाला पढ़िए. टॉर्क ऑन द प्लैनेट अबाउट सन इज जीरो. सही है क्या बच्चों स्टेटमेंट? ये भी सही है. लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कंजर्व. ये बताइए जरा कारण. राइट एब्सोल्युटली. एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और अगर आप नोटिस करें तो हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना. तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है. बाकी पहले वाले तीन सही होंगे, ठीक है. चलिए बच्चों अगला हेडिंग डालिए. हाँ बोलिए. जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, बाकी हेडिंग डाल दीजिए. लॉ ऑफ एरिया, सेकंड लॉ ऑफ केपलर, लॉ ऑफ एरिया. बोलिए. आपके यहाँ बारिश हो रही है? नहीं मेरे यहाँ बेटा बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी. यूपी में लेकिन इस समय चल रहा है. मेरे होम टाउन में काफी जबरदस्त बारिश हो रही है. कल बात हो रही थी, पिताजी बता रहे थे. मेरा चित्रकूट है. चित्रकूट यार कहाँ बताऊं. प्रयागराज जानते हैं? प्रयागराज से 100 किलोमीटर की दूरी है. और उसके और बाकी कानपुर
कानपुर से 3-4 घंटे लगते हैं। हाँ बोलिए। क्या क्या? सर आप मैं पुणे रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोलिए बोलिए बेटा। एक बार सी ऑप्शन समझा दीजिए फिर से। सी ऑप्शन, टॉर्क ऑन द प्लेनेट अबाउट सन इज जीरो। बच्चों इसका कोई एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों में से कोई देना चाहे कि टॉर्क कैसे जीरो हो गया प्लेनेट का सन के अबाउट, हाउ इज इट जीरो? कोई बताना चाहेगा आप में से? हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मतलब एक फोर्स लग रही है हाँ 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 हाँ। सर वही मतलब उसी का मतलब और कोई फोर्स नहीं था इसलिए टॉर्क जीरो है। नहीं ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। और कोई कुछ बताना चाहेगा कि क्यों टॉर्क जीरो है, प्लेनेट पे लगने वाला टॉर्क क्यों जीरो है सन के अबाउट? सेंट्रल फोर्स मतलब फोर्स सेंटर के अलावा नहीं लग रहा है फोर्स, तो टॉर्क जीरो जाना है। हाँ एक्चुअली आप देखिए टॉर्क अबाउट सेंटर निकाल रहे हैं ना, तो टॉर्क अबाउट सेंटर मतलब टॉर्क अबाउट सन निकाल रहे हैं, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सन से ही पास हो रहा है। तो जब भी कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास होता है तो उस फोर्स का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट जीरो होता है। जैसे अगर ऐसे फोर्स लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैं अगर आपसे पूछूं इस पॉइंट पी के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो जीरो, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए उसका टॉर्क जो है जीरो हो जाएगा। इसलिए थर्ड वाले ऑप्शन में टॉर्क ऑन द प्लैनेट अबाउट सन इज जीरो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो सन से ही पास हो रहा है, इसलिए टॉर्क जीरो हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलिए बच्चों आइए सेकंड लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एरिया। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने एकदम काफी सही एक्सप्लेन किया था कि सर जो एरिया है इक्वल टाइम में इक्वल ट्रेवल करता है, ठीक है, काफी बढ़िया। थोड़ा सा इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूंगा, कुछ पॉइंट्स और आपको समझाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए बच्चों ये सन है, ठीक है, और अर्थ इसके चारों तरफ या कोई भी प्लैनेट इसके चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ये प्लैनेट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट कहता है वो कहता है डीए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। सर ये डीए बाई डी टी क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों एरियल वेलोसिटी। सर ये एरियल वेलोसिटी क्या होता है, देखते हैं। मतलब एरियल वेलोसिटी मतलब ये जो वेक्टर आप ज्वाइन करते हैं, किस कौन कौन सा वेक्टर, सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है इसकी वेलोसिटी, ये डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब कि ये जो वेक्टर है ना, इट स्वीप्स इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डीए बाई डी टी मतलब इसका रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया, जैसे अभी यहां पे प्लैनेट है और थोड़ी देर बाद मान लीजिए प्लैनेट पी से पहुंच गया पॉइंट क्यू पे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, प्लैनेट पी से पहुंच गया क्यू पे, तो ये जो रेडियस वेक्टर है जिसने सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रखा है वो पी से पहुंच गया क्यू पे, तो इसने कितना एरिया स्वीप कर लिया, ये वाला एरिया स्वीप कर लिया, ठीक है। और मान लीजिए पी से क्यू तक पहुंचने में, एक समझाने के लिए ले रहा हूं कि 2 दिन में प्लैनेट पहुंचता है पी से क्यू, ठीक है। तो क्यू से मान लीजिए फिर आगे 2 दिन की जर्नी लेते हैं, क्यू से मान लीजिए पहुंच गए यहां पे आर, और क्यू से आर में भी 2 दिन की जर्नी का समय लगता है, ठीक है। तो अब ये जो एरिया स्वीप करेगा ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो जो दूसरा वाला एरिया स्वीप होगा वो ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। तो पहला एरिया ये स्वीप हुआ, दूसरा एरिया ये स्वीप हुआ। अब चूंकि समय बराबर है तो बच्चों थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया में कोई रिलेशन होगा क्या? डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे, तो यही कहता है बच्चों कि इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर 2 दिन में इतना ये एरिया है तो अगले 2 दिन में उतना ही एरिया स्वीप करेगा, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से अंडरस्टैंडिंग चेक करता हूं। मान लीजिए आर पे है और थोड़ी देर बाद एस पे पहुंच गया, ठीक है, आर से एस पे पहुंच गया। अब मैं समझाने के लिए रहा हूं बच्चों कि आर से एस तक पहुंचने पे मान लीजिए उसको 1 दिन लगा, 1 डे, तो आप इस वाला एरिया जो नया एरिया स्वीप हुआ है, मतलब ये वाला एरिया और पिछले वाले एरिया में कोई रिलेशन अगर स्टैब्लिश कर पाए, पहले तो बताइए कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला एरिया आधा हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि समय अगर आप देखिए इसे समय आधा कर देंगे ना तो एरिया जो स्वीप हुआ है वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। तो अगर आप समय को घटाएंगे तो एरिया को भी घटना पड़ेगा ताकि रेशियो कांस्टेंट हो जाए। तो जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा एरिया स्वीप करेगा, जितना कम समय देंगे उतना कम एरिया स्वीप करेगा। अगला देखिए, मान लीजिए यहां से एस से चलता है और यहां पहुंच जाता है प्लैनेट, ठीक है, पी क्यू आर एस टी मान लेते हैं, टी पॉइंट पे पहुंच गया, और इस वाली जर्नी में जो है प्लैनेट को लग जाते हैं 4 दिन, ठीक है। तो अब बताइए जो नया वाला एरिया है
और पहले वाला एरिया में क्या रिलेशन होगा, मतलब इस वाले एरिया में उस वाले एरिया में, अब जो एरिया डबल हो जाएगा पहले वाले में। हाँ ये जो 4 दिन वाला है ये डबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। और इसको कंपेयर करेंगे तो 1/4 को, अगर इस वाले को एरिया और इस वाले एरिया को हो जाएगा मंडे वाला मतलब 1/4 हो सर जाएगा। 8 टाइम्स जाएगा सर 8 टाइम्स 8 टाइम्स, नो सर 4 टाइम्स। ये वाला जो एरिया क्लीन हुआ है ये पहले वाले 1 दिन वाले एरिया का 4 गुना होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि समय 4 गुना हो गया। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो आपको कुल मिला के इसमें जो डीए बाई डी टी है ये रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाई रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होगा? जो सन और अर्थ, सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है उसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो ये कहता है, ये लॉ कहता है कि रेडियस वेक्टर स्वीप्स इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डीए बाई डी टी इज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग एरियल वेलोसिटी। अब बच्चों जब डीए बाई डी टी, हम इसके सॉल्यूशन में इसके पूरे प्रूफ में नहीं जाएंगे कि डीए बाई डी टी कितना आता है, पर अगर डीए बाई डी टी को सिंप्लीफाई किया जाता है बच्चों तो इसकी वैल्यू आती है एल बाई टू एम, वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट एंड एम इज मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। अब बच्चों देखिए एल तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है प्लैनेट पे, वो भी सन से पास हो रहा है, तो सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है। जब मैं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कह रहा हूं तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जब मैं इसको कांस्टेंट बोल रहा हूं तो कांस्टेंट का मतलब दोनों चीज कांस्टेंट, ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो उसको चेंज हुआ मान लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब ना डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। एम इज मास ऑफ प्लैनेट, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू होगी एल बाई टू एम के बराबर। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं इसको लिखवाता हूं आपको और फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा लीजिएगा कम से कम, ये और 3 एग्जाम्पल तो लिख ही लीजिएगा। मैं पहले लिखवा देता हूं, लिखिए वेक्टर ज्वाइनिंग sun to planet sweeps vector joining sun to planet sweeps equal area in equal interval of time, sweeps equal area in equal interval of time। किसी का अगर रह गया तो मैं रिपीट कर देता हूं, वेक्टर ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट sweeps equal area in equal interval of time। उसके बाद बच्चों अगली लाइन पे आप ये लिखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये चीज लिखनी है आपको, डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट और डीए बाई डी टी को बोला जाता है एरियल वेलोसिटी। डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट और इसको बोला जाता है एरियल वेलोसिटी। फिर अगली लाइन में बच्चों लिखिएगा डीए बाई डी टी एरियल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू एल बाई टू एम। तो डीए बाई डी टी जिसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं वो कांस्टेंट रहेगा, डीए बाई डी टी की वैल्यू एल बाई टू एम के बराबर होगी। एल को लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम,
m को लिखिएगा मास ऑफ प्लैनेट, l को लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम, m को लिखिएगा मास ऑफ प्लैनेट। फिर नोट बना के लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम, ये मैं बोल के लिखवाऊंगा आपको, यहां तक लिख लीजिएगा। फिर l एंगुलर मोमेंटम, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। l एंगुलर मोमेंटम, m मास ऑफ प्लैनेट। उसके बाद मैं नोट बना के एक पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। बोलिए सर। हाँ, नोट बना के लिखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन angular momentum of planet about sun is always constant, is always constant angular momentum of planet about sun is always constant because torque of gravitational force because torque of gravitational force about sun is 0. Because torque of gravitational force about sun is 0. बच्चों फिर ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है 4 एरिया है A1 A2 A3 A4, तो आप ये लिख लीजिएगा A1 बराबर A2 और इसका रीजन लिख लीजिएगा टाइम इज सेम A1 A2 बराबर कर लीजिएगा। A3 को बोलिएगा A2 से कम है, इनफैक्ट बोलिएगा कि A3 जो है वो A2 का आधा है, क्योंकि टाइम आधा है, इसलिए A3 भी A2 का आधा होगा। A1 A2 बराबर लिखिएगा, A3 को लिखिएगा कि A3 इज हाफ ऑफ A2, A3 जो है वो A2 का आधा है, बिकॉज A3 के लिए टाइम आधा है। हो गया बच्चों, लिख लिया सबने? ठीक, चलिए बच्चों कुछ सवाल करेंगे हम लोग अब इसी पे बेस जो हम लोगों ने सीखा है अभी। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है। सर हम लोग यही ओके हम लोग यही ओके ओके।
चलिए बच्चों, जो लिख नहीं पाए हैं, मैं थोड़ा सा एक सवाल कराता हूं, फिर वापस से मैं आप स्लाइड दिखा दूंगा आपको। एक सवाल कर लेते हैं इस पे। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। ऑप्शन डी। हम्म। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी ऑप्शन। ठीक है। ये बच्चों इस वाले समय को T2 बोला गया है, इस वाले समय को T1 बोला गया है, क्योंकि ये एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो T1 जो है ज्यादा होगा, तो T1 तो पहला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए T2 से, ठीक है, तो ये तो पहले गलत हो गया, और इसमें T2 कह रहा है, वो भी गलत हो जाएगा। अब चूंकि एरिया ये जो है ये डबल है, तो T1 जो है डबल होना चाहिए T2 के, तो जो T1 होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ T2, क्योंकि एरिया डबल है इस वजह से ऐसा बोल पा रहे हैं, तो T1 बराबर 2T2, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों सबको ये एक्सप्लेनेशन? यस सर। चलिए ठीक है। किसी को हाँ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अगर एरिया 4 टाइम्स होता तो समय 4 गुना लगता, जितने टाइम्स एरिया होगा उतने टाइम्स वो बढ़ा देंगे हम लोग। एक और सवाल देखिए सेम। ओके, डी ऑप्शन ओके, बी ऑप्शन ओके, सारे ऑप्शन आ गए बच्चों, ए बी सी डी। और कोई कुछ कहना चाहे? ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे एक्सप्लेनेशन जो भी सही होगा। और कोई कुछ बताना चाहता है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग को? ए ठीक है, बी, ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए, ठीक। देखते क्या रहा है सवाल बच्चों। हाँ देखिए, इसको हल करने के लिए आपको चारों जो है वो पॉइंट्स एक बार देखने पड़ेंगे। A planet is revolving around the sun in elliptical path as shown in the figure. Which of the following is correct statement? पहला स्टेटमेंट कह रहा है द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग DAB। चलिए बच्चों पहले DAB को मार्क कर लेते हैं। DAB, ठीक है, तो यानी D यहां से शुरू होके AB, ठीक है, यहां तक जाने वाला है, ठीक है, DAB मतलब ये वाला एरिया। टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग DAB इज लेस देन दैट ऑफ BCD। तो यहां से बच्चों प्लेनेट ऐसा चल के ऐसा बी तक पहुंचता है, और BCD, तो बच्चों अगर BCD एरिया मतलब ये वाला स्वीप करेगा जो एरिया, और इस वाले को कंपेयर करें तो तुम्हें कौन सा लग रहा है, लेफ्ट और राइट में से कौन सा ज्यादा होगा? इस वाले एरिया में से और इस वाले एरिया में कौन ज्यादा होगा लेफ्ट राइट में? राइट वाला ज्यादा होगा, यानी BCD वाले में ज्यादा समय लगेगा, है ना, और DAB में कम समय लगेगा। बोले ठीक है ना? पहला स्टेटमेंट यही कह रहा था, टाइम टेकन ट्रैवलिंग DAB इज लेस, लगना भी चाहिए क्योंकि इसका एरिया कम है एज कंपेयर टू ये वाला एरिया, तो पहला वाला ऑप्शन तो बच्चों सही है, तो ए ही इसका आंसर है। लेकिन मैं फिर भी आपको सारे एक्सप्लेनेशन देता हूं, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब अगर ए सही है तो बच्चों बी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी इसका उल्टा एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखा हुआ है, द टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग DAB इज ग्रेटर। गलत है क्योंकि DAB का एरिया कम है एज कंपेयर टू BCD, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन, अब ये दो देखते हैं, द टाइम टेकन ट्रैवलिंग CDA, ओके, तो C D और A, तो बच्चों अगर हम CDA की बात करें तो CDA मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो क्या बच्चों CDA में ये पूरा एरिया आएगा? बोलिए एक बार जल्दी से। CDA में ये वाला एरिया आ जाएगा, तो कह रहा है टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग CDA इज लेस देन ABC, और ABC मतलब ऊपर वाला, हाँ
इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि ये वाला नीचे एरिया और ऊपर वाला एरिया बराबर है, तो इक्वल होना चाहिए, इसलिए नीचे वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक और इसमें करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक थ्योरी पढ़ते हैं। तो इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, तो लॉ ऑफ एरिया में दो चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्पीड, कहां पे स्पीड, एपोजी और पेरीजी पे स्पीड। तो जैसे ये मान लीजिए सन है और ये आर मिनिमम है और ये आर मैक्सिमम है। ठीक है, प्लैनेट यहाँ पे पहले भी हम लोग ये एक्सरसाइज कर चुके हैं जो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मान लीजिए इसका मास m है और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैं इसको लिख देता हूँ v मैक्स, v मैक्स नहीं लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, इसको लिख देते हैं हम लोग v1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर इसका सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो r m v। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो हो जाएगा r2। इसको मैं लिख देता, एक सेकंड ना, चेंज कर देते हैं, इसको लिखेंगे r मैक्स और इधर वाला जो है वो r मिनिमम। तो r मिनिमम मास सेम रहेगा और इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पे मान लेते हैं v2। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो r मैक्स इंटू v1 है वो बराबर होगी r मिनिमम इंटू v2 के। तो जहां पे सन से ज्यादा करीब होगा, ठीक है, वहां पे जहां पे देखिए ये ज्यादा है तो v1 को कम होना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड कम होगी, और ये कम है तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। तो जब वो सन के बिल्कुल पास से गुजरेगा तो स्पीड हाईएस्ट होगी और जब सन से बहुत दूर होगा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों ये भी है थोड़ा सा। जैसे जैसे सन के करीब आता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। अरे हट गया है क्या भाई? एक तो सिलेबस में क्या नहीं पढ़ाओ, क्योंकि सवाल भी पूछ लेते हैं लोग कभी कभी, लेकिन ठीक है मैं एक बार अपडेटेड देखता हूँ, अच्छा मेरे भी दिमाग में। लिख लिया बच्चों ये सबने? एक सवाल कर लेते हैं इसी पे। सर वही अभी अच्छा नहीं लिखे हैं? अरे है आइए, है बच्चों सिलेबस में है ना, ठीक है कंफ्यूज नहीं होइएगा, है सिलेबस में। ठीक है सर। आइए बच्चों बताइए इसका आंसर, देखिए बी हो जाएगा। किस पे सबसे ज्यादा बच्चों काइनेटिक एनर्जी होगी एबीसी में से, 3 पॉइंट में से? एबीसी में से तीनों में से किस के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों? बोलिए, बहुत आसान है ये, अभी तो पढ़ा है। ए के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, बी ऑप्शन। हाँ, फिर उसके बाद बी और सबसे कम होगा सी पे। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं एक डी पॉइंट ले लेता तो फिर क्या बोल पाते, फिर क्या कंक्लूड करते? डी और बी पे बराबर होते, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डी और बी पे बराबर होती। ठीक है, तो हाँ
इन दोनों पॉइंट पे जो स्पीड मतलब पूछ रहे हैं कि आप क्यू बराबर होगा ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ। हमने ए और बी का बोल रहा हूँ, ए और बी का थोड़ा सा ऐसा लगा कि दोनों बराबर बराबर मिलता है। नहीं नहीं, देखिए क्लोजेस्ट यही है ना, क्लोजेस्ट यही रहेगा, ठीक है, बराबर नहीं है ये सन के। हाँ हाँ बोलिए। सर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट होता तो? ए और बी के बीच में पॉइंट होता है, देखिए हाईएस्ट यहाँ पे है ना, ए पे हाईएस्ट है, और इनके बीच में अगर कोई पॉइंट लेंगे तो ये जो दूरी है एज कंपेयर टू ए ये लीस्ट है ना, ये मिनिमम है। इसके अलावा कहीं पॉइंट होगा तो ज्यादा होगा, जैसे बी और सी के बीच में कंपेयर करेंगे तो ए से दूर है पर बी के कंपेरेटिवली क्लोज होगा, ठीक है। तो चूंकि बी के कंपेरेटिवली क्लोज है तो बी से ज्यादा होगी, पर ए सबसे क्लोज है तो ए से कम होगी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और देख लेता हूं कुछ है हमारे पास। चलिए बच्चों इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरीहेलियन पी इन फिगर बीवीपी। हाँ तो बच्चों पेरीहेलियन बिल्कुल बोलते हैं, ये स्पेलिंग अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए, पेरीहेलियन बोलते हैं पी को। बीवीपी एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस एसपीबी आरपी, ठीक है, ये दूरी बच्चों आरपी बोली है इन्होंने, आरपी टू द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एफिहेलियन, एफिहेलियन आर ए वी ए, मतलब ये दूरी आपका आर ए हो गया, ठीक है। विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रैवर्स बी ए सी एंड सी पी बी, बी ए सी एंड सी पी बी, तो नो सर, ओके किसका ज्यादा होगा, सी पी बी और बी ए सी में? बी ए सी का ज्यादा होगा। कारण क्या है बी ए सी का ज्यादा होने का? हाँ ये जो रेडियस वेक्टर है प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला, ये बीएसी के केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ एरिया कवर कर लेगा, तो ये चूंकि एरिया ज्यादा है इसलिए इस वाले हिस्से के लिए ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू लेफ्ट पार्ट। चलिए अगला हेडिंग डालिए बच्चों, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। बच्चों थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ पीरियड्स कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहां पे ए है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों हम लोग सैटेलाइट्स की बात करें तो सैटेलाइट्स का हम लोग पाथ सर्कुलर मान के चलते हैं, या जनरली प्लैनेट्स का भी पाथ हम लोग सर्कुलर मान के चलते हैं, तो वहां पे ए की जगह हम लोग रेडियस यूज कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। कैसे आता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इस पे बन जाते हैं, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा आप लोग को समझना चाहिए। देखिए टाइम पीरियड होता है मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो टाइम पीरियड का बनता है 2 पाई आर यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इसमें देखिए बच्चों 2 पाई आर तो एज इट इज है, और v की जगह आप लोग रखेंगे तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ये सन है, ठीक है, जिसके चारों तरफ प्लैनेट घूम रहा है ना, जैसे आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे न्यूक्लियस वाला मोशन, सेम वैसा ही है। तो ये सन के चारों तरफ मान लीजिए प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है, सन बीइंग सेंटर, तो इस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आप रखेंगे मास ऑफ प्लैनेट, स्पीड ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय आर, इट विल बी इक्वल टू जी मास ऑफ सन प्लैनेट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो v की जो वैल्यू आएगी यहां से आप देख लीजिए अंडर रूट जी एम बाई आर आ जाएगी, ठीक है, v बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाई आर। तो बच्चों यहाँ पे मैं v की जगह रख देता हूं अंडर रूट जी एम बाई आर। तो यहां से देखेंगे जो टाइम पीरियड है इट विल बी इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे बन जाएगा बच्चों अंडर रूट जी एम, और ये जो रूट आर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आर इंटू रूट आर, रूट आर मतलब आर के पावर 1/2, तो 1 + 1/2, तो यहां पे बन जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट जी एम और r के पावर 3/2,
ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए बोला जाता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ओरिजिनल जो केपलर का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने सेमी मेजर एक्सिस के बारे में बात करी थी, मतलब ए के बारे में बात करी थी कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करते समय ऑलमोस्ट सर्कुलर मान लेते हैं तो ए को हम लोग रेडियस मान लेते हैं, सेमी मेजर एक्सिस को रेडियस मान लेते हैं, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बच्चों अगर सवाल में आ जाए सेमी मेजर एक्सिस नहीं लिखा है, रेडियस लिखा है, तो भी आप ये लॉ ऑफ पीरियड्स लगा दीजिएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कर दीजिएगा और उसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो आप पहले ये लिखेंगे और फिर ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, डेरिवेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। नहीं नहीं, देखिए ए हो गया सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो उसमें जो सेमी मेजर एक्सिस ही होगी, सेंटर से एपोजी के बीच की दूरी, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस ए। तो इस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है। अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें, है ना, तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर हम जो ऑर्बिट है उसको सर्कल मान लें तो जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होगा, ठीक है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब है और सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस का क्यूब है। सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस का क्यूब क्यों होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चलिए बच्चों, मैं कुछ सवाल लेता हूं, अब उम्मीद करता हूं लिख लिया है सबने। चलिए, हाँ चलिए सवाल कर लीजिए, अगर कोई रह गया है तो मैं फिर से वापस से स्लाइड लगा दूंगा। बच्चों 4 स्टेटमेंट्स लिखें, चलिए एक एक करके दोनों लोग सब लोग पढ़ते हैं हम लोग और फिर बताइएगा आप लोग ट्रू या फॉल्स। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्या कहते हैं पहले स्टेटमेंट के बारे में, ट्रू है फॉल्स है इसमें? फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ट्रू या फॉल्स? बच्चों इसमें भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा हुआ है। हाँ, दूसरा, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्युटली। तीसरा स्टेटमेंट, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। टुवर्ड्स होता है, सेंटर की तरफ होता है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। बिल्कुल यही लॉ ऑफ पीरियड है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों फिर इसमें? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक और देखिए सिंपल सा, a comet orbits around the sun in an elliptical orbit, which of the following quantities remain constant during the course of this motion? linear angular momentum, और एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का? नेट टॉर्क 0 होता है, बिल्कुल। एक और सवाल देखिए,
सी ऑप्शन ओके सी ऑप्शन सर। सी यस सर। ओके सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ओके तो सी सी ठीक है, बहुत सारे बच्चे सी बता रहे सर ऑप्शन डी हैं। ऑप्शन डी ओके सर ऑप्शन सी ठीक है, सी और डी में कंफ्यूजन है। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ नेपट्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन इज नियरली 10⁻³ एंड 10⁻12। तो बच्चों हम लोग सैटर्न पहले लिखा हुआ है, सॉरी नेपट्यून पहले लिखा हुआ है और सैटर्न बाद में लिखा हुआ है, तो TN/TS करते हैं और इनका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ r³ मतलब 10⁻13 × 3 क्यूब करेंगे तो बच्चों ये प्रोडक्ट हो जाएगा और उसका क्यूब करेंगे 12 × 3 हो जाएगा। ठीक है, जब आप रेशियो लेंगे बच्चों तो 39 - 36 10⁻³ आ जाएगा ना बच्चों, ये 36 हो जाएगा, ये 39 तो 10⁻³ और जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3/2 है ना। तो बच्चों 10⁻3/2 यानी आप 1000 जो है उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको, यानी ये बन जाएगा 10√10। तो जिन्होंने 1000 बनाया था एक्चुअली आप लोगों ने फिर वो t का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है, 10√10 आएगा, सी ऑप्शन आएगा इसका। यस सर। जो हाँ बोलिए, किसी कुछ पूछना है तो। ओके देखते हैं बेटा, अगर समय बचेगा तो आज, नहीं तो फिर कल कर लेंगे। कल हम लोग के पास ज्यादा समय रहेगा, एक ही टॉपिक बचता है इसमें, मोशन ऑफ सैटेलाइट, तो होपफुली वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आराम से कल कर सकते हैं। चैप्टर हो जाएगा। हाँ फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आइए बच्चों अगला सवाल। सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन तो सी सी हो जाएगा। यस सर। बच्चों ये प्रेजेंट ईयर 8 इसका कोई मतलब वो नहीं है ये, ठीक है, बस प्रेजेंट ईयर, हाफ ऑफ द प्रेजेंट ईयर 1/4 ऐसा, ठीक है ठीक है। द अर्थ इज 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो बच्चों जब मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो जैसे नॉर्मल डिस्टेंस में 1 ईयर है तो 1 का स्क्वायर और बाद में टाइम पीरियड मान लेते हैं t हो जाएगा, तो t का स्क्वायर इट इज इक्वल टू r³ और बाद में r/2 तो r³/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे बच्चों आप 1/t², r³ से r³ कैंसिल और ये 8 हो जाएगा। तो बच्चों t² बराबर 1/, ये आपने गलत कर दिया सर। मैंने गलत पुट कर दिया क्या कुछ? R/4 अच्छा 1/4 है, आई एम सो सॉरी, 1/4 है ना, तो 1/4 4 का क्यूब करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। 64। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 64 यानी 1/64 हो जाएगा। तो जो नया वाला टाइम पीरियड आएगा वो 1/8 ऑफ, हाँ 1/8 ऑफ द प्रेजेंट ईयर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और बच्चों देख लीजिए। बच्चों एकदम वैसा ही है जैसे सन अर्थ सिस्टम है, वैसे ही सैटेलाइट अर्थ सिस्टम है, बस अर्थ जो है वो सन की तरह एक्ट करेगा, कोई चेंज नहीं है, तो आप उससे मत घबराइए कि सर सैटेलाइट आ गया। सैटेलाइट को अर्थ मानिए और अर्थ को सन मानिए और वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। ऑप्शन ए। ओके ऑप्शन ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन ओके। बहुत कम लोगों के जवाब आए बच्चों, 3 ही 4 लोग बोले हैं, बाकी लोग ओके ऑप्शन ए ठीक है। आइए ऑप्शन सी लग रहा है, ठीक है ओके। आइए बच्चों पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। द मास of the satellite is
वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। पूछा द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बच्चों जो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, कह रहा है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? आपको लग रहा है कि नहीं सर ये मतलब सही नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है आपको बच्चों स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स? जो अभी तक हम लोगों ने जो एलिप्टिकल ऑर्बिट का डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे बताइए आपको क्या लगता है बच्चों? हमें फोर्स लग रहा है फॉल्स लग रहा है, कारण सर उसकी वजह ये है कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, पर उन्होंने एक्सेलरेशन का बोला है, द एक्सेलरेशन ऑफ सन, एक्सेलरेशन ऑफ एस मतलब सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, वो वाला एक्सेलरेशन भी होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी होगा, ओ दोनों एक्सेलरेशन होगा। बढ़िया एक थॉट प्रोसेस आया कि सर दो एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा। देखिए बेटा, एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहां पे अर्थ होगा, थोड़ी देर के बाद यहां पे सैटेलाइट होगा, इधर ऐसे लगेगा, तो हमेशा एक ही फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द अर्थ। इस केस में अर्थ, मान लीजिए मैं इसको सैटेलाइट बोल देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाएगा, है ना बच्चों। इसको सैटेलाइट बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं ये सैटेलाइट हो गया और ये अर्थ, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा हमारा वो था। तो कह रहा है एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ की तरफ डायरेक्टेड, और ये स्टेटमेंट एकदम सही है बच्चों, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब इनका जो थॉट प्रोसेस है कि सर टेंजेंशियल भी तो आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। देखिए इसके दो कारण है। पहला ये स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि देखिए इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा आ सकता है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन की स्पीड को चेंज कर दे, पर नेट एक्सेलरेशन की बात करें कि टोटल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल और रेडियल दोनों को जोड़ दीजिए तो उसका डायरेक्शन हमेशा हमेशा अर्थ की तरफ रहेगा। कारण इसका ये कि उसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है भाई। अगर और कोई डायरेक्शन होती तो कुछ और फोर्स भी तो आना चाहिए। अगर आप कह रहे कि नहीं सर इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नेट फोर्स, बट नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा जो स्पीड को चेंज कर रहा होगा, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ बच्चे बी भी कह रहे थे, बी जो ये बिल्कुल नाराजगी वाली बात है, आपको बी नहीं कहना चाहिए। बी को तो बार बार मैंने बताया कि क्या क्या हाँ मैं पढ़ लेता हूं एक बार। कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम का बच्चों ना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा आई ओमेगा, तो ओमेगा लगातार चेंज होगा, ठीक है, ओमेगा लगातार चेंज होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होगा। आई एम सो सॉरी, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सन सॉरी सैटेलाइट अबाउट सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन, गलत है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना डायरेक्शन चेंज होगी। तो बी ऑप्शन तो बच्चों आपको बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था। किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है और बार बार ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा था टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम, गलत है बच्चों। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना। टोटल मैकेनिकल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगी। जहां पे काइनेटिक बढ़ जाएगी वहां पोटेंशियल घट जाएगा, जहां काइनेटिक घट जाएगी वहां पोटेंशियल बढ़ जाएगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। फिर कह रहा है कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। बच्चों इसके बारे में क्या कहना है, डी वाले स्टेटमेंट के बारे में? फॉल्स है। कारण क्या है, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्यों कांस्टेंट नहीं है? हाँ स्पीड लगातार चेंज हो रही है, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो डी ऑप्शन भी बच्चों गलत है। बोलिए। एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, बिल्कुल, है ना। ऐसा घूम रहा है ओमेगा की डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल, है ना। आर क्रॉस भी करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही आएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर ये आप कह रहे हो सर सैटेलाइट पे कोई और फोर्स नहीं लगा है, लेकिन सर सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म्स भी तो फोर्स लगाएंगे सैटेलाइट्स पे। सोलर क्या क्या? सर सोलर विंड्स और सोलर नहीं नहीं वो नहीं लगाते ही है सर। नहीं नहीं हम उनको काउंट करके नहीं चलते। सोलर रेडिएशन जो सोलर की वजह से प्रेशर होता है बिल्कुल होता है, मतलब उसको निग्लेक्ट
हम लोग करते हैं यहाँ पे, हम ऐसा मानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं है। मेरी बात समझ गए आप? बाकी थियोरेटिकली हाँ लगाते हैं, पर हम उसको काउंट करके नहीं चलते। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे तो मोशन ऑफ सैटेलाइट करेंगे। हो सकता है लॉ ऑफ पीरियड्स में मैं कुछ आते ही कुछ सवाल ले लूं, फिर सैटेलाइट मोशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम सारे प्लैनेट का मास सेम कर दें तो सब सबकी ऑर्बिट सेम हो जाएगी। अगर हम क्या सेम कर दें? हम सबका मास है जो सेम कर दें तो सब सबकी ऑर्बिट सेम हो जाएगी। प्लैनेट्स का मास सेम कर दें? यस सर, सबका तो ऑर्बिट भी सेम हो जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिट, एक्चुअली जो ऑर्बिटल वेलोसिटी मैं कल आपको मोशन ऑफ सैटेलाइट में समझाऊंगा, वो आता है अंडर रूट GM/r। ठीक है, जहां पे r हो गया उसके ऑर्बिट का पोजीशन और v हो गई उस ऑर्बिटल पोजीशन के हिसाब से स्पीड। तो देखिए इसमें स्मॉल m का तो टर्म ही नहीं आ रहा है, सैटेलाइट के मास का टर्म नहीं आ रहा है, यानी प्लैनेट का भी मास का टर्म नहीं आएगा। तो एक्चुअली जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो इस चीज पे डिपेंड करेगी रेडियस कितना है। सर मैं ये बोला, अगर हम मास सेम कर देंगे तो इसका रेडियस सेम हो जाएगी, तो इनसे मास डिफरेंस है, जैसे तो सर वो दूर है, वो कर अपना ग्रेविटेशन होती है, इसका वो दूर है, तो इससे अगर मास सेम हो जाएगा तो फिर सेम ऑर्बिट में आ जाएंगे ना। हाँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मास का देखिए फैक्टर ही नहीं आ रहा है। r मान लीजिए ऑर्बिटल स्पीड है, ठीक है, ये ऑर्बिट की पोजीशन है ना, ये r मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो r की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, GM/v0² कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो इसमें मास का टर्म ही नहीं आ रहा है, और ये दूरी है सन से, ठीक है, तो इसमें मास का टर्म ही नहीं आ रहा है। वो जो कैपिटल M है वो मास ऑफ सन है, ठीक है। चलिए।